दोस्तों, तारीख थी 20 नवंबर 1979। मक्का शहर में काफी भारी तादाद में लोगों की भीड़ जमा है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत के साथ ही मुहर्रम सेलिब्रेट किया जा रहा है। काबा मस्जिद के अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग मौजूद हैं। अजान खत्म करके हर कोई एक दूसरे को मुहर्रम की बधाइयां दे रहा है कि तभी अल कतानी नाम का एक आदमी अजान पढ़ने वाले इमाम से माइक छीन लेता है और कहता है, मेहदी आपके बीच आ चुके हैं। इसी बीच करीब 500 से 600 लोगों का एक ग्रुप आर्म्स और वेपन्स के साथ काबा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी हथियारबंद लोग जुयामान ग्रुप के लोग थे जो नज्द ट्राइब से आते हैं। इन लोगों ने पूरा काबा मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। तभी इन लोगों के बीच से एक आदमी बाहर निकल कर आता है जिसका नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला अल कतानी। वो अपने आप को सभी के सामने मेहदी घोषित करता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी हथियारबंद लोग उसके सामने उसे झुककर सजदा करते हैं ताकि मक्का में मौजूद लोगों को ये भरोसा हो जाए कि आखिर वही मेहदी है। आखिर कौन है ये लोग जिन्होंने काबा मस्जिद को हाईजैक कर लिया और इस हाईजैक के पीछे क्या रीजन है? आइए जानते हैं इन सब बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लामिक धर्म और मान्यताओं के अकॉर्डिंग मेहदी प्रॉफेट मोहम्मद का आखिरी अवतार है। जब सारी दुनिया खत्म हो रही होगी और कयामत का दिन आएगा, तब मेहदी दुनिया में अपने कदम रखेंगे और दुनिया को बुराई और अन्याय से छुटकारा दिलाकर इस्लाम को विश्व में आगे गाइड करेंगे। दरअसल मेहंदी और उनके उद्देश्य ठीक वैसे ही हैं जैसे हमारे हिंदू धर्म में कल्कि अवतार को मान्यता दी गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कल्कि का अवतार लेकर कलयुग से बुराई और अन्याय को खत्म करने आएंगे और जिसके बाद भगवान के गाइडेंस में एक नए युग की शुरुआत होगी। अल कतानी को इस बात का पता था कि खुद को मेहदी का दर्जा देने पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सभी लोग उसकी बात मानेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। दोस्तों, अल कतानी ने लोगों के सामने खुद को मेहदी साबित करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ सिचुएशंस को मैच किया, जैसे कि मेहदी का नाम मोहम्मद और उनके अब्बू यानी पिता का नाम अब्दुल्ला होगा। दूसरा, मेहदी मुहर्रम के दिन मक्का के काबा और अब्राहम स्टेशन के बीच प्रकट होंगे। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से मुहर्रम के दिन मक्का के काबा में अल कतानी भी प्रकट होता है और उसके नाम में भी मोहम्मद और अब्दुल्ला था। इस तरह अल कतानी को इंट्रोड्यूस करने से वहां मौजूद लोगों को इस बात पर यकीन हो चुका था कि अल कतानी ही मेहदी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसने मेहदी बनकर मक्का को क्यों हाईजैक किया और इन सब के पीछे उसका क्या मकसद था? दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे काफी सारी कंस्पायरेसीज और पॉलिटिक्स जुड़ी थी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सऊदी अरबिया में प्रिंस एम्पायर रूल है, जिसकी वजह से वहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है और साथ ही वहाँ प्रेस को भी फ्रीडम नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वहाँ प्रेस को पूरी फ्रीडम दे दी जाए तो प्रेस हाउस ऑफ अरब के खिलाफ भड़काऊ प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, जिससे किंग और प्रिंस की इमेज खराब हो सकती है और लोग भी भड़क सकते हैं। सऊदी के किंग और प्रिंस तख्ता पलट जैसी संभावनाओं से बचने के लिए आर्मी भी नहीं रखे हुए हैं। अपने खुद के आर्मी ना होने की वजह से अमेरिका ही सऊदी को आर्मी प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि इन दोनों के आपसी रिश्ते बहुत अच्छे होने के साथ साथ सऊदी अमेरिका के साथ अपने कच्चे तेल की सप्लाई भी शेयर करता है। दोस्तों, मक्का में कब्जा करने वाले अल कतानी का दावा था कि अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी वेस्टर्न कल्चर को जिस तरीके से बढ़ावा दे रहा है वो इस्लाम के खिलाफ भी है और इस्लाम के लिए खतरा भी। अल कतानी के हिसाब से सऊदी में वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाने जैसे टेलीविजन, रेडियो और म्यूजिक की वजह से लोग इस्लाम के प्रति अपनी ड्यूटीज को भूलते जा रहे हैं। इसलिए अल कतानी सऊदी और अमेरिका के रिश्ते को खत्म करने के साथ साथ प्रिंस और हाउस ऑफ अरब को भी सत्ता से हटा देना चाहता था, ताकि सऊदी को एक कट्टर इस्लामिक नेशन बनाया जा सके। अपने इन शर्तों को मनवाने और इस मकसद को अंजाम देने के लिए उसने ये सारी प्लानिंग की और काबा पर हमला बोलकर उसे अपने कब्जे में कर लिया।
काबा की हर दीवार, हर कोने में मिलिटेंट्स स्नाइपर लेके खड़े थे, ताकि अगर बाहर से पुलिस या आर्मी के द्वारा कोई हलचल होती है तो तुरंत ये स्नाइपर उन पर अटैक कर सके। सऊदी के प्रिंस सुल्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। प्रिंस ने सऊदी के प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड तुर्की अल फैजल से मीटिंग की, ताकि इस हाईजैक से काबा और होस्टेजेस को सेफ किया जा सके। पर काबा जैसे पवित्र जगह को नुकसान होने का रिस्क बहुत ज्यादा था, जिस वजह से ये ऑपरेशन और मुश्किल होता जा रहा था। प्रिंस सुल्तान की मुश्किलें यहीं तक सीमित नहीं थी। दरअसल उन्हें काबा को रेस्क्यू करने और आर्मी डिप्लॉय करने के लिए वहां के इस्लाम के सबसे बड़े धार्मिक नेता, जिन्हें उल्मा या इमाम भी कहते हैं, उनसे इजाजत लेकर फतवा भी जारी करना था। प्रिंस सुल्तान से बातचीत के दौरान पहले तो इमाम ने प्रिंस को काबा को रेस्क्यू करने से साफ मना कर दिया। असल में उस वक्त तक इमाम को भी अल कतानी के मेहदी होने पर भरोसा हो गया था। इसके बाद जब इमाम को इस बात की दलील दी गई कि अगर अल कतानी सच में मेहदी होता तो क्या वो इस तरीके से हथियार के साथ मक्का पर कब्जा करके लोगों को हाईजैक करता और बेगुनाह पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स को मारता। इस बात पर सोच विचार करने के बाद इमाम ने काबा में रेस्क्यू ऑपरेशन करने की मंजूरी दे दी। दोस्तों, ऑपरेशन के लिए मंजूरी मिलते ही सऊदी अपने बेस्ट कमांडोज और आर्मी को रेस्क्यू के लिए तैयार करते हैं। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और फ्रांस भी अपने अपने देशों की आर्मी को सऊदी की हेल्प के लिए आगे भेजता है। उस वक्त पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ मेजर परवेज मुशर्रफ खुद इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे। दोस्तों, कमांडोज और आर्मी ने काबा को चारों तरफ से घेरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, पर आर्मी को देखते ही मिलिटेंट्स और मस्जिद की दीवारों में खड़े स्नाइपर्स ने आर्मी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस तरीके से आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच एक खूनी संघर्ष शुरू हुआ। दोनों तरफ से की गई इस हेवी फायरिंग में कई मिलिटेंट्स और आर्मी के सोल्जर्स मारे गए। इस लड़ाई के दौरान अपने आप को मेहदी बताने वाला अल कतानी गोली लगने की वजह से जख्मी हो जाता है। ये बात काबा में चारों तरफ फैल जाती है कि मेहदी को गोली लग गई है और मेहदी जख्मी हो गए हैं। दोस्तों, इस्लामिक धर्म के अकॉर्डिंग मेहदी को कोई भी मार नहीं सकता और ना ही वो कभी जख्मी हो सकता है। इसलिए अल कतानी को गोली लगने के बाद उसके मिलिटेंट ग्रुप ने इस बात को रिफ्यूज किया और मक्का में मौजूद लोगों से मेहदी के बिल्कुल ठीक होने की बात कही। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 15 दिनों तक चलता रहा, जिसमें मक्का को भी काफी डैमेज पहुंचा। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, मक्का जैसे पवित्र जगह पर 15 दिनों तक गोलीबारी चलती रही और वहां बंदी बने श्रद्धालुओं को 15 दिनों तक इस गोलीबारी के बीच क्या क्या झेलना पड़ा। एक दफा तो ऐसा मंजर आया कि सऊदी की आर्मी मक्का के अंदर पूरा का पूरा टैंक लेकर घुस गए। आखिर में 15 दिनों के बाद यानी 4 दिसंबर 1979 को मिलिटेंट्स ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। 500 से 600 मिलिटेंट्स में सिर्फ 68 मिलिटेंट्स ही जिंदा बच पाए थे, जिनमें अल कतानी भी एक था। पकड़े जाने के कुछ दिनों बाद तक इन सभी मिलिटेंट्स को जेल में रखा गया। बाद में उन सभी को पब्लिकली सर कलम करके मौत की सजा दे दी गई। दोस्तों, जब इस हाईजैकिंग की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इसमें कई बड़े लोग शामिल थे, जिसमें सऊदी के नामी पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और मस्जिद में तैनात कुछ सिक्योरिटी टीम के लोग भी थे, जिसकी वजह से काबा जैसे पवित्र जगह पर इतनी बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स इतने सारे आर्म्स और वेपन्स के साथ एंटर कर गए। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि सभी वेपन्स को ताबूत में रखकर अंदर पहुंचाया गया था। सऊदी सरकार ने इससे जुड़े सभी लोगों को कठोर से कठोर सजा दी और इस हादसे के बाद काबा की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। इस हादसे ने कुछ वक्त के लिए पूरे देश और इस्लाम धर्म को सदमे में डाल दिया था, पर कुछ साल बीतने के बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। मक्का और काबा की बढ़ी हुई सिक्योरिटी की वजह से मक्का यात्रा सेफ हो गया। तो दोस्तों, ये थी मक्का में हाईजैकिंग की हैरान कर देने वाली कहानी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल
रेडी स्टडी नॉलेज को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।